वाहेगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पे बापू जोगा सिंह जी का, जोगी सिंह जी जो हमारे यहाँ के संत हुए हैं, उनका ये प्रोग्राम चलता है और इसकी चर्चा हमारे जो साथी है वो सबने की। यहाँ पे आप लोगों के बीच में आने का प्रोग्राम बना। बाबा मोहन सिंह जी, जीतू और बहुत साथी यहाँ पर और सभी लोग यहाँ पे, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, और ज्यादातर आप किसान फैमिली से ही, किसानी लोग खेती करते हो, किसानी का काम है। एक संघर्ष दिल्ली के अंदर चला हुआ है पिछले 9 महीने में। देश आजाद हो चुका है। ये संविधान में है कि आजाद देश में हम अपनी सरकारों को कोई बात कहेंगे तो सरकारें हमारी बात सुनेंगी। ये कोई देश की आजादी की लड़ाई नहीं है। किसानों के कुछ मसले हैं, उसका समाधान करना है। हम कहीं गुरुद्वारे में जाए, कहीं मंदिर में जाए, किसी उसमें जाए, किसी गांव में जाए, कहीं किसी प्रोग्राम में जाए, तो सब लोगों को एक ही चिंता रहती है कि दिल्ली के आंदोलन का क्या होगा। आप इस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो, सरकारों को इसका ज्ञान नहीं था कि ये जो किसान आया है, ये किसान के साथ साथ संत भी है, ये किसान के साथ साथ महात्मा भी हैं, ये किसान के साथ साथ गुरुओं को मानने वाले भी हैं। सब मानते हैं अपने तरीके से। ये वही लोग हैं। और हमेशा टिकैत साहब ने कहा कि जिस दिन पंजाब साथ मान जाएगा, उसके साथ में हरियाणा जुड़ेगा, जब ये दोनों साथ आएंगे तो इसके साथ में उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र जुड़ेगा। उन्हें 35 साल किसान आंदोलनी के लिए आंदोलन किए, किसानों के लिए किए, लेकिन ये सिस्टम नहीं बैठ पाया था। लेकिन उनके जाने के 10 साल बाद जो वो चाहते थे वो हुआ। पंजाब की जत्थेबंदी इकट्ठी हुई, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश साथ में लगा, राजस्थान का बहुत सा हिस्सा साथ लगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब इस आंदोलन के साथ में फिजिकल रूप से दिल्ली के अंदर होते हैं। कोई कम नहीं होता। 26 नवंबर, क्योंकि ये वैसे ही ज्योतिषी हैं, ये सत्ता के ज्योतिषी हैं। ये सत्ता कैसे मिलेगी? किसी का कत्ल करके सत्ता मिल जाए तो ये कत्ल करवा सकते हैं, किसी को बहका कर सत्ता मिलेगी तो ये बहका कर सत्ता ले लेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा कर सत्ता मिलेगी। तो इस तरह की सरकारों का आज देश में वर्चस्व है। इनको झूठ बोलना पड़े तो ये झूठ बोलकर सत्ता में काबिल हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि इनके पास में बहुत बहुमत आया, यहाँ के लोग ये लगता था कि दूसरे वाली सरकार थी वो खराब है, उसको हटाओ। सब लोग ने मदद करी, हटी। ये उनसे भी खतरनाक निकले। खतरनाक इसलिए निकले कि
से लोग कहते होंगे कि बीजेपी की सरकार नहीं। अगर सरकार बीजेपी की होती तो वो बात सुनती। सरकार है मोदी की और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। उनके जो बड़े बड़े लीडर थे वे तो मकान के अंदर बंद हैं उन मकानों के अंदर। जो सही के विचार थे वे बंद हैं। जब 26 जनवरी हो गया, 26 तारीख का जो 26 नवंबर में 26 नवंबर का जो अंक बैठता है वो अंक बैठता है 8 का। अब ध्यान से सुन लेना, वो अंक 8 का बैठता है। 8 का अंक ज्योति के हिसाब से उनके लिए सुख नहीं है, वो शनि का होता है। वो इस आंदोलन में कभी आंदोलन ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, यही आप इसके घटनाक्रम देखते हैं। लेकिन जब इन्होंने हरकत की और 26 जनवरी ये 75वां गणतंत्र दिवस था। 26 जनवरी 75 का अंक बैठता है 7 और 2 9 का अंक बैठता है गुरु का। उनको ये नहीं जानता कि गुरु की परंपरा से जुड़े हुए लोगों को आप छेड़ने की कोशिश करोगे, ये सब गड़ाधारी लोग हैं, आपको गुरु का आशीर्वाद लोगों के पास में है, आपको पटक के मारेगा। ये सब गड़ाधारी हैं, ये उनको क्या नहीं था। इनकी बख्शिश नहीं होगी, ये बख्शे ले जाएंगे। इन्होंने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया। हिंदी को अपने वाले लोगों को लाल किले के ऊपर एक साजिश के तहत लेकर गए। जो रास्ते हमको दिए गए उन रास्तों पर बैरिकेडिंग करी गई। जब नवंबर में पंचायत शुरू वहां पर हुई, उसके ठीक 1 महीने 20-25 दिन बाद में 20 दिसंबर या उसके आसपास की बात हुई होगी, ये रिपोर्ट थी कि यह आंदोलन हटेगा। आप इस आंदोलन से हटो, इस आंदोलन में झगड़े होंगे। और ये जो सरदार पंजाब से आए, ये जो सरदार है, ये 2 घंटे में हट जाएंगे। तो कोई अहमियत सरकार के दिमाग में नहीं है। आप लोग, हमें नहीं पता हमारा क्या होगा। ये सरकार की पूरी पॉलिसी थी कि 1000 से 1500 लोग जब इस आंदोलन को हटाना पड़ेगा, इसमें मारे जाएंगे। इस आंदोलन में 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे। ये सरकारों की रिपोर्ट। हमने 26 जनवरी से पहले बहुत से चैनलों पर कहा कि इस आंदोलन में 1000 लोग मारे जाएंगे। ये सरकारों की चाल है, ये खुफिया तंत्रों की रिपोर्टें हैं। उन्हें बहुत सी चाल चली। यहाँ पे बाहर के लोग आके हमला कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरे लोग आएंगे। दूसरे लोग कोई और नहीं थे, वे दूसरे लोग थे जो 28 तारीख की आपने घटना देखी। वे वही लोग थे जो संघ और बीजेपी के लोग थे, जो पुलिस की वर्दी में भी थे, जो बगैर पुलिस की वर्दी में भी थे। वे वही लोग थे। और 8 मोर्चे तोड़ने के बाद में 9वां मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर था। 8 मोर्चे उन्होंने तोड़े। बड़ौद का मोर्चा हटाया। उसके बाद में गुड़गामा से लगा के शाहजहांपुर बॉर्डर तक 4 मोर्चे हटाए। पलवल 2 मोर्चे उन्होंने नोएडा से हटाए। और वहां से भी कुछ लोग गाजीपुर बॉर्डर से भी कुछ लोग आंदोलन को बीच में छोड़ के गए। जो लोग वहां से आंदोलन को बीच में छोड़ के गए, वे सरकार के साथ में मिलकर कल उन्होंने सिसोली में जो टिकैत साहब का गांव है, उसमें मीटिंग करी। 40 लोग वहां से पूरे उसे इकट्ठा करके सिसोली में गए। बीजेपी के विधायक वहां पर कल गए। अब उनके साथ में मिलकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है।
बीजेपी के लोगों के ऊपर आपस में टकराव हो, इनके हमले हो, वे साजिश अब दोबारा फिर रची जा रही है। तो हम ये चीजें इसलिए यहाँ पर बताना जरूर है क्योंकि सब किसान बिरादरी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, आप ये साजिश रचेंगे। ये साजिशें अगर सरदार लोग होंगे तो उनको खालिस्तान नहीं बताएंगे, अगर मुसलमान होंगे तो पाकिस्तान नहीं बताएंगे, अगर पश्चिम के लोग होंगे, हरियाणा के लोग होंगे तो जाट का आंदोलन बताएंगे। और कुछ बात नहीं हुई तो ये छोटा किसान का बताएंगे, ये बड़े किसान में बांट देंगे, बाहर से फंडिंग का बताएंगे, ये तिरंगे का अपमान बताएंगे। हमने बहुत से चैनल पर पूछा कि तिरंगा 1995 से पहले जो नागपुर में आरएसएस का ऑफिस है उन्होंने कभी अपने ऑफिस के ऊपर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराया गया था, जैसे भगवा झंडा था। हमने कई चैनल से पूछा कि देश में कौन सा जो झंडा है वो बड़ा है, बहुत ने कहा कि तिरंगा। जबलपुर हुए हाई कोर्ट में वहां के मुख्यमंत्री ने भगवा झंडा फहराया, अपना आरएसएस का झंडा फहराया। राजस्थान की हाई कोर्ट के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं ने भगवे झंडे फहराए। तो 2 हाई कोर्ट के ऊपर जो सरकारी बिल्डिंग होती थी अपने झंडे फहराए। लाल किले का बहुत कहते हैं, लाल किले का झंडा जो तिरंगा नेशनल फ्लैग था किसी ने छुआ नहीं। एक धार्मिक ध्वज लगाने की क्या धाराएं होती हैं आप लगा दो। एक लोहे का खाली पाइप लगा हुआ है, उसमें कोई ध्वज लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है? क्या गांव का आदमी लाल किले के ऊपर तक जा सकता है? उन्हीं की पूरी चावल की लाल किले के ऊपर तक सीढ़ी कहां से जाती है? उनको ले जाया गया, बालकों को बहका के वहां तक छूटा गया, वहां पर करवाए गए। ये पूरा एक षड्यंत्र था। 9 महीने में उनकी सब चाल खत्म हो गई। आज भी प्रधानमंत्री जी ने वहां से भाषण दिया और आज भी उन्होंने ये कहा कि हम तो छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं। हर ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे गोदाम बनाना चाहते हैं। गोदाम तो हमारे बहुत बड़े हैं, एफसीआई के गोदाम थे, सारे गोदाम अडानी को दे दिए गए। अब एफसीआई का एक भी गोदाम हिंदुस्तान में हमारे पास में नहीं है, सब गोदाम अडानी और अंबानी को दे दिए गए। ये चाहते हैं कि देश में अनाज पे अधिकार बड़ी बड़ी कंपनियों का हो, रोटी तिजोरी में बंद हो। देश का जो व्यापार है अब दूसरा व्यापार नहीं, भूख पे व्यापार होगा, भूख के आधार पे रोटियों की कीमतें तय होंगी। बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार को चलाने का काम करती है, उनके हाथ में देश के अनाज उनके गोदाम में जाएगा। और जब किसान की फसल आएगी तो अनाज के रेट सस्ते होंगे, किसान से अनाज जाने के बाद में उसके रेट महंगे होंगे। 2 महीने अनाज सस्ता होगा और 10 महीने अनाज महंगा होगा, कोई नहीं बचेगा। बहुत से संस्थाएं देश की बिक चुकी है। बापू जी थे, मैं बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि अनाज हमको कोटे पे मिलता था, ये बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। 2007 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, देश में बाहर से अनाज आ रहा था, गेहूं कनक बाहर से खरीद हो रही थी। जब उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया, उनके साथ में अजमेर सिंह लाखोवाल पंजाब से, युद्धवीर सिंह, ये 3 लोग थे। डॉक्टर साहब ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनाज की कमी है, आप कोई फार्मूला बताओ कि देश में अनाज की पूर्ति हो सके, अनाज हमारे देश का किसान उत्पादन कर सके।
सरकार ने मानने, और आज भी 14 साल बाद में भी 1 किलो अनाज देश से बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। इस किसान की यही गलती है कि इसने देश को आत्मनिर्भर बनाया अनाज पे। आज ये अगर अनाज बेचने जाता है तो 8 दिन तक इसकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाइन में खड़ी रहेगी। ये 40, 50 और 100 क्विंटल अनाज अपना नहीं बेच सकता, धान कणक नहीं बेच सकता, लेकिन व्यापारी 10,000 क्विंटल कणक आपसे सस्ते में खरीद के एमएसपी के ऊपर बेचता है। आपसे लगता हुआ रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, सरकार कह रही कि हमने इतने उसकी खरीद करी, हमने एक ही रामपुर डिस्ट्रिक्ट का डाटा उनको दिया, 11,000 फर्जी किसान बनाए गए। एक फोन कॉल की दूरी, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों से एक फोन कॉल की दूरी में है, उस एक फोन कॉल का इस्तेमाल वहां के व्यापारियों ने किया, मिलर्स ने किया, वहां के दलाल ने किया। सिम कार्ड खरीदे, एक फोन से रजिस्ट्रेशन कराया, उस पर ओटीपी नंबर आया, सिम को बंद कर दिया गया, ओटीपी नंबर आते ही किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया और उस पर गेहूं और धान की खरीद हुई। जो धान मंसूरी धान तो यहाँ पे पैदा भी नहीं होता, जो बिहार और बिहार के लगते हुए सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बलिया इस साइड में पैदा होता है, उस धान की बिक्री रामपुर इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हमने कहा कि 3 काले कानून वापसी लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। वो कानून इसलिए नहीं बनाते कि जो उनके व्यापारी साथी हैं उनको सस्ते में आपकी फसल लूट का मौका खत्म हो जाएगा। अभी 3.5 महीने बाद में जनवरी शुरू हो जाएगी, 4 महीने बाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे। ठीक है, मान लिया आपकी बात। जनवरी के बाद में कोई भी किसान अपनी फसल बेचेगा, उसका रेट दुगना चाहिए। 7 साल से जनता का बेवकूफ बनाओगे। 2022 आ गया, आपके लोग आएंगे गांव में, उनसे गांव में क्वेश्चन जरूर करना कि 2022 में फसलों की खरीद होगी तो रेट दुगना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ पे 350 गन्ने का रेट है तो 650 चाहिए, धान का रेट 1850 है तो उसका 3600-3700 रुपये बनता है, वो चाहिए। गेहूं का 2000 रुपये का रेट है तो 4041 रुपये पर क्विंटल चाहिए, मूंग का 14,600 रुपये क्विंटल चाहिए, चने का 10,000 रुपये क्विंटल चाहिए। यही क्वेश्चन से जरूर करना सब लोग आएंगे आपके बीच में। जमीन अगर उत्तराखंड के हमारे पूर्वज यहाँ पे आम के और जंगलों की जमीन तोड़ के एक पीढ़ी हमारी यहाँ पर उसमें खत्म हुई, आज ये जंगल उनको जो मैदान पूरे दिखते हैं, हरे भरे खेत दिखते हैं, ये लगता है कि ये यहाँ की सरकार ने 1 साल कर दो होगी। ये उन्होंने नहीं दी। हमारे 1 और 2 पीढ़ियां जो हमारे बुजुर्ग थे, जब मशीनरी भी नहीं थी, अपने हाथों से जड़ें निकाल के मशरूम से लड़ के इस जमीन को इकसार करके, इस जमीन को जो बंजर जमीन थी उसको उपयोग बनाया। आज अनाज पैदा होने के बाद जमीनों पर नजर आ गई। ये वही क्रांतिकारी क्षेत्र है जो स्पोर्ट फार्म में आंदोलन के माध्यम से यहाँ पे समझौते हुए थे। बहुत से 20 गांव की जमीन यहाँ पे उसका आगे चल रहा। अगर वो 20 गांव की जमीन जाएगी तो बहुत से किसानों की जमीन जाएगी। बड़ा षड्यंत्र है किसान की जमीन को लूटने का। अब लड़ाई बड़ी हो सकती है, या आपकी जमीन छीनना चाहते हैं, उस पर कर्जा देना चाहते हैं, आप क्या तो वैसे दे दो, या आपको कर्जा देंगे वैसे दे दो। फसलों के भाव नहीं मिलेंगे लेकिन कर्जा भी लगा। एक बड़ी साजिश किसान की जमीन छीनने के लिए रही। गुजरात के अंदर 60 गांव की जमीन, वहां की रिलायंस
जो कंपनी है उसको 60 गांव की जमीन थी, वहां पे आम की खेती होती थी। मुंबई में रहने वाले लोग आम की खेती गुजरात में करेंगे, वो फायदे में रहेंगे। गुजरात के रहने वाले उसी गांव के लोग जो आम की खेती करते थे वो नुकसान में थे। वो कौन सा फार्मूला, कौन सा मैथ का टीचर है, उससे जरा मिलवा दो किसानों को। बड़ी बड़ी कंपनियां देश में खेती करेंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, ब्याएंगी। आज अगर यहाँ पे 40,000 रुपए एकड़ का रेट है तो ब्याएंगे आपके बीच में कहेंगे हम 60,000 रुपए देंगे, आप 20 साल का एग्रीमेंट करो। हम 2%, 3% हर साल बढ़ाएंगे। तो बहुत से किसान उनके लालच में आएंगे, उनका खेती करने का कोई मकसद यहाँ पर नहीं है। इस देश को खासकर यूएस से, इस देश को मजदूर देश के हिसाब से देखते हैं आज की दुनिया। वो चाइना के कंपटीशन में एक दूसरे का देश उनको चाहिए जहां पर मजदूर हो, और मजदूर मिलेगा गांव से, खेत से। मजदूर जब हटेगा उसकी खेती जाएगी तो फैक्ट्री में काम करेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। जमीनों के अंदर ठेके पे गई हुई कंपनी की जमीन, इसमें केमिकल डाल देगी, इस जमीन को 30 से 50 साल में पूरे देश की जमीन को बर्बाद करेगी। यहाँ पे 1 किलो अनाज भी पैदा नहीं होगा, ये उनका टारगेट है। यहाँ पे अनाज बाहर से आएगा, यहाँ सिर्फ मजदूर रहेगा, जनसंख्या उस टाइम तक बढ़ जाएगी, उनके लिए खाने का राशन चाहिएगा, वो बाहर से आएगा, यहाँ का बड़ा सामान बाहर जाएगा। सिर्फ ये देश कॉलोनी बनकर रहेगा, मजदूर की कॉलोनियां। आंदोलन आप कर सकते हो। आने वाली जनरेशन, क्योंकि खेती में नुकसान है, वो खेती से अलग हट रही है। रोजगार उनके पास में है नहीं, वो हट रहे हैं इससे। आपको जो नौजवान साथी हैं उनको अपने रोजगार इसी जमीन में तलाश करने होंगे। अपनी जमीन नहीं बेचनी। बड़ी बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनी को जमीनें नहीं ठेके पे देनी। उनसे ताल्लुक ना हो, कहाँ बेचोगे भाई, हम पैदा कर देंगे। तो ये बहुत से सवाल है। आप अपने संगठन को मजबूत करें। आप किसी भी संगठन में रहें, ये एक संयुक्त मोर्चा बन चुका है देश में, और पूरे देश की आस्था इस संयुक्त मोर्चे में है, थी और रहेगी। 550 से ज्यादा किसान संगठन है देश में, उनका एक संयुक्त मोर्चा है। उसके 40 लीडर हैं, इनकी जत्थेबंदी है सबकी। उसके बाद में 9 लोगों की जत्थेबंदी है। और हमने बार बार कहा कि हमारा मंच भी सिंह मोटर है, और हमारे ना हम मंच बदलेंगे ना हम मंच बदलेंगे। जो भी फैसला होगा हमारे मंच करेंगे। यहाँ पे बड़ा योगदान गुरुद्वारों का रहा है, एक आस्था है गुरुद्वारों से। और एक सिस्टम देखने को मिला, जो बातें हैं, जो भंडारा दंगा भंडारे जो चलाते हैं, ये कोई भाषण नहीं रखते हैं, ये सिर्फ नाम तक पाते हैं। वाहिगुरु का नाम लेते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं। ये सेवा करते हैं, ये सेवा सिखाते हैं। जो अहंकार है उसको खत्म करते हैं। बड़ा योगदान इस आंदोलन को चलाने में, कोरोना काल में गरीब को भोजन देने में, रोटी देने में एक बड़ा योगदान गुरुद्वारों का है। और जो संगत जो सेवा करती है उनका भी एक बड़ा योगदान है। और गुरुओं का संबंध, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, उनसे बहुत बड़ा संबंध गुरुओं का रहा है। बीच में भाषा की प्रॉब्लम आई, स्टेट अलग अलग हो गए, राजधानी अलग अलग हो गई, देश में अंग्रेजों की हुकूमत रही, उसमें आंदोलन करते रहे, उलझ गए, इतिहास पढ़ा नहीं गया। 100 साल तक खाप पंचायतों के ऊपर बैन रहा। नहीं तो खाप पंचायत का जो इतिहास है और गुरु का इतिहास सब एक दूसरे से मिलता हुआ था। खाप पंचायत का बड़ा संबंध गुरु के साथ रहा। जब गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब से गए तो सोनीपत के गांव में, एक नाहरी गांव है, वहां पे वे गए। जब नांदेड़ जाते हुए वहां पे गांव में रुके। गांव में उसी गांव में रुकते जिस गांव में उनका
होंगे वे नांदेड़ में, हम इशू यहाँ पे भेजेंगे, उसकी मदद करना। जब नांदेड़ में गए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनको कहा कि भाई जाओ, आपका काम शुरू हो गया, आप जाओ और सोनीपत के पास में गांव है नाहरी, आप वहां पर जाओ, वहां पे कुछ लोग मिलेंगे, उस काम में भी आपकी मदद करेंगे और जो भी होगा वे अगले वाले ही आपको बताएंगे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी बाबा जी ने सब बता कर उनको गए थे। वे 3 महीने बाबा बंदा सिंह बहादुर नाहरी गांव में रहे। सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, पानीपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, उन सब जगह 3 महीने में फौज इकट्ठी की और 4700 लोग नौजवान थे फौज के, जो खास पंचायत के पास में अपने योद्धा होते थे लड़ने के लिए, पहलवान उन्हें तैयार करते थे खाप के लोग। वे 4700 लोग उनके साथ में गए। पंजाब के लोग जुड़े, हरियाणा के जुड़े और सरहद को फतेह किया। तो खास पंचायतों का और गुरुओं का बड़ा मेल रहा है आपस में, कोई टाइम ज्यादा नहीं लगा। जैसे ही पंजाब के लोग हरियाणा में आए, 2 टोली पंजाब की, 3 टोली हरियाणा की बीच में आपकी रही और इकट्ठे उन्हें एक ही एक्शन से लड़ाइयां लड़ी और दिल्ली के सीकू बॉर्डर, डासा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन बॉर्डर पर आए और एक दूसरे के पीछे टोलियां बस्ती चली गई। किसी ने ये नहीं कहा कि ये पंजाब के लोग यहाँ पे एक जगह जाओ और ये हरियाणा के लोग यहाँ दूसरी जगह जाओ, नहीं। क्योंकि सबका तालमेल जो 100, 150, 200 साल पहले बिछड़ गया था, वो मिल गया एक जगह। उनकी भाषा मिल गई, उनके भाव मिल गए, उनके में शब्द मिल गए, आपस में बातचीत मिल गई, वो वही तो थे। ये जो 300 साल बाद में, 200, 250, 300 साल बाद में जो ये मेल मिलाप हुआ, ये मेल मिलाप आने वाले टाइम पे ही हटने वाला नहीं है। जो टिकैत साहब कहते थे कि दिल्ली के 400 किलोमीटर का किसान जब इकट्ठा हो जाएगा, ये एक ही विचारधारा का किसान है, उसी दिन इस देश के किसानों के भाग्य का फैसला यही किसान लेगा। बोले जो आंदोलनकारियों के विचार थे, वो टाइम अब आ गया है कि 400 किलोमीटर में बसने वाले दिल्ली के चारों तरफ के लोग दिल्ली को 9 महीने से चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं। ये दिल्ली सरकार कान खोल कर सुन रही, ये वापसी जाने वाले लोग नहीं है। आपने गलत जगह हाथ डाल दिया, अगर हमारे को छेड़ने की कोशिश करी तो हम छोड़ते नहीं। हमने तो जो अफगानिस्तान और जो वहां के लोग आए थे, उनको वहां तक दौड़ाने का काम करा था। जो हमारे बीच में आया, हमने उसको बख्शीश नहीं करी। ये सब एक लोग हैं, एक ही विचारधारा है, एक ही तरह के हथियार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, छूटेंगे नहीं। एक ही दिन में तैयार होता है पूरा सिस्टम। तो सरकार ने गलत हाथ डाल दिया, ये सरकार हारेगी, ये किसान देश का जीत रहा और ये जीत देश के किसान, मजदूर, मछुआरा, नौजवान साथी की जीत होगी। और देश का जो हम ट्रैक्टर का नाम लेते हैं, बार-बार सरकार बहुत बोलती है कि ट्रैक्टर क्यों कह दिया, हम अपने ट्रैक्टर को अपना टैंक कहेंगे, कोई दिक्कत किसी को? इससे बड़ा क्या हमको आज तक नहीं मिला। हमारा ट्रैक्टर किसान का टैंक है। हमने 2016 से इस पर काम करना शुरू किया और उसका रिजल्ट 2018 में आया, 2020 में इसका रिजल्ट आया। 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाट की सड़कों के ऊपर चला। लोगों ने, प्रेस के लोगों ने कहा कि इसकी किसकी जिम्मेदारी है? हमने कहा कि 4 लाख ट्रैक्टर की भी जिम्मेदारी हमारी है और 25 लाख जो किसान आया उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। ये बहकाने का, धमकाने का, उसका काम करते हैं, षड्यंत्र का काम करते हैं। तो इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसना, आपकी जीत निश्चित होगी। आप गुरुओं का ध्यान रखें, आप लंगरों के ख्याल रखें, आप पापाओं का ध्यान रखें,
अपने खेतों का ध्यान रखें और एक नजर आपकी दिल्ली के आंदोलन पर रहनी चाहिए। हटने वाला नहीं, कोई भी 40 लोग हटेंगे नहीं। शहीदी अगर होगी तो वोटों के ऊपर होगी। हमारी जो फौज है वो वापसी नहीं आएगी वहां से। और ये नारा लग चुका है कि जब तक कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। बहुत से लोग हैं कि जो घर वापसी नहीं है, तो उन सबका भी धन्यवाद है जो अपने घर वापसी नहीं है। उन सबका भी धन्यवाद है जिन्होंने किसी भी तरीके से वहां पर मदद करी है। उनका भी धन्यवाद है जो वैचारिक रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आप सब मदद करें, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, इन सबका भी धन्यवाद है कि विचार रूप से ये वैचारिक क्रांति है। और दुनिया में जब भी कोई वैचारिक क्रांति आई उसने परिवर्तन किया। आने वाली 5 तारीख को बड़ा एक प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में है, आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। अपना प्रोग्राम बना के मुजफ्फरनगर में आप जरूर आए, उस प्रोग्राम को भी देखें। वहाँ के जो लोग हैं उनको भी देखें। उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल सब जगह से उसको लोग आएंगे। आगे की रणनीति बनाएंगे और जो भी तैयारी होगी उसकी करेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये बच्चों को दिल में उत्साह, सारे बच्चा बहुत यहाँ पर आ जाओ। आंदोलन की शुरुआत है अभी जब पूरी